नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करना और मेरे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय से प्रिंट मीडिया में था, अब मैंने सोशल मीडिया की ओर अपना रुख किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ताकत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और मैं स्टडी करके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे विषय लेकर आऊँगा इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका निर्माण अंतिम चरण में है और इस मंदिर के निर्माण को अंतिम चरण में देखते हुए हिंदुस्तान की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और वे बेचैन रहने लगे हैं। बेचैनी का कारण यही है कि चालू साल के अंत में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इन नेताओं को ये डर सता रहा है कि जब लोग भव्य राम मंदिर की इमारत को सामने देखेंगे, अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की ओर ही ज़्यादा टिकेगी और वे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के लिए, वह जग जाहिर है। तो उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राम मंदिर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और उन्हें काफ़ी यानी जिन्हें बेचैनी हो रही है उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा ये राम मंदिर। तो वे राम मंदिर का तोड़ उन्होंने इस समय ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने इस समय जो राम मंदिर का जो तोड़ ढूंढने का जो प्रयास किया है और जो मुद्दा उन्होंने रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारे, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो उन्होंने पंक्तियां निकाली है, ये भले ही वे इन पंक्तियों के माध्यम से अगड़ों और पिछड़ों में लड़ाई करवाने का वे एक तरीके से विवाद जरूर उन्होंने पैदा कर दिया है और उनका ये प्रयास भी है कि ये विवाद बने, ये मामला काफ़ी सड़कों पर आए, लोग आपस में भिड़ें। जिस तरह से 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद अगड़ों और पिछड़ों में काफ़ी जंग हुई थी, बड़े पैमाने पर आगजनी हुई थी, लोगों की मौत भी हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। कुछ इसी तरह का माहौल अब बनाने का प्रयास किया जा रहा है राजनेताओं की ओर से। आपको पता है कि रामचरितमानस में जिन पंक्तियों को लेकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है चंद नेताओं की ओर से कि ये तो महिलाओं के ख़िलाफ़ है, ये शूद्रों के ख़िलाफ़ है, ये निम्न जातियों के ख़िलाफ़ है रामचरितमानस, इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ये एक तरीके से महिलाओं को अपमानित करता है, शूद्र जातियों के लिए अपमानित करता है। तो वर्तमान में इस रामचरितमानस का कोई महत्व ही नहीं है, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पूर्वज रामचरितमानस को यानी रामायण को सुनते आए हैं। उनके पूर्वज जब भी कोई घर में कोई मंगल काम होता है तो घर में रामायण के पाठ होते हैं। रामायण के पाठ कोई ब्राह्मण, महाजन और राजपूतों के परिवारों में ही नहीं होते। मैंने देखा है छोटी छोटी जातियां, निम्न जातियां जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनके पास में रहने के ठिकाने नहीं हैं, कच्चे मकान हैं, झोंपड़े हैं, वे भी वहाँ पर ब्राह्मण को बुलाकर रामायण का पाठ करवाते हैं। जब उनके यहाँ कोई मंगल काम या तो पूरा हो जाता है या मंगल काम की कोई शुरुआत होती है तो रामायण के पाठ घर घर में होते हैं, चाहे वे दलित हों, महादलित वर्ग में आते हों, चाहे ओबीसी वर्ग में आते हों, यानी हिंदू कम्युनिटी के हर जाति बिरादरी के लोक देवता भले ही अलग अलग रहते हों, लेकिन रामायण के जो पाठ होते हैं ये इस तरह के पाठ करीब करीब सभी जातियों के परिवारों में होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में चंद्रशेखर, उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि ये तो बिल्कुल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने ये जो मतलब निकाला है वे इन पंक्तियों के मार्फत ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये महिलाओं के ख़िलाफ़ हैं, शूद्रों के ख़िलाफ़ हैं। उनका मकसद सिर्फ़ एक ही है, वे ये चाहते हैं कि जब चुनाव हों
तो शूद्रों को या महिलाओं को ऐसा लगे कि वे उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, वे सदियों से दबी हुई उनकी आवाज़ को वे अब उठा रहे हैं। और जो वोट भाजपा को पड़ना चाहिए इस राम मंदिर के मुद्दे पर, उन वोटों को रोकने के लिए या उन वोटों को मुट्ठी में करने के लिए उन्होंने ये इस तरह का एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका ये रास्ता ज़्यादा कामयाब होगा भी नहीं, क्योंकि आजकल हालांकि 1990 के हालात दूसरे थे, जब मंडल आयोग को लेकर स्वर्ण जातियों में और निम्न जातियों के बीच के लड़कों में आपस में झड़प हुई थी, हिंसक गतिविधियाँ हुई थी। लेकिन अभी इस तरह का माहौल शायद नहीं बनेगा, क्योंकि अब हर जाति बिरादरी के लोग पढ़ने लगे हैं, अपना भला बुरा सब समझते हैं, वे राजनेताओं के इरादों को भी समझते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रयास अभी यहाँ किया जा रहा है कि अगड़ों और पिछड़ों को आपस में लड़ाने का, यानी हिंदू कम्युनिटी की जातियों को ही आपस में लड़ाने के लिए जिस तरह से रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ उसका सहारा लिया गया है, वह किसी भी लिहाज से भारत की राजनीति के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। बिहार के शिक्षा मंत्री होने के नाते चंद्रशेखर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा के मामले में बिहार काफ़ी नीचे है पूरे देश भर में। उनका 27वां 28वां नंबर आता है शिक्षा के क्षेत्र में, या वहाँ शिक्षा के हालात ठीक नहीं हैं। और बिहार की राजनीति भी ज़्यादातर दलित, महादलित और ओबीसी वर्ग पर ही टिकी हुई है, लेकिन वहाँ का विकास कितना हो रहा है ये सब आप जानते हैं। तो चंद्रशेखर की ने जिस तरह का बयान रामचरितमानस की पंक्तियों पर दिया है, उसी के बयान का समर्थन उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ये जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका काफ़ी अच्छा वजूद है। भले ही वे पहले जनता दल और लोक दल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें सफलता नहीं मिली थी, बसपा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनके राजनीतिक कद को देखते हुए और ओबीसी वर्ग में उनकी पकड़ को देखते हुए बसपा की जब गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश में और मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया था। लेकिन 2016 में उन्होंने बसपा से भी नाता तोड़ दिया और अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल तक रहे। भारतीय जनता पार्टी में वे कैबिनेट मंत्री भी रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार में। लेकिन अभी 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दिया और वे समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार गए। यानी अगर उनका पॉलिटिकल कैरियर देखें तो भले ही वे ओबीसी वर्ग में उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ हो, लेकिन पर्सनल रूप से अगर उनकी जो चुनाव में हार जीत का अगर उनका विश्लेषण किया जाए उनकी स्थिति का, तो ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन वे अब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए हैं। तो अखिलेश यादव में अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उनके बयान का समर्थन किया। उनकी भी यही कोशिश है कि एक बार जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वे आपस में भिड़ें, ताकि ये जो वोटों का अलग अलग बिखराव हो जाए और जो वोट राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स में जाने वाले हैं, उन वोटों को कैसे, जैसे येन केन प्रकरण, कुछ ऐसे विवादित विषय उठाकर अपनी पार्टियों की ओर उन वोटों को खींचा जाए। तो उन्होंने इस तरह का ये एक करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े ग्रंथ को उन्होंने एक तरीके से अपना हथियार बनाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस अपने प्रयास में ज़्यादा सफल होंगे। हालांकि ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में करीबन 45% के आसपास ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। इसी तरह से बिहार में भी आधे से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। तो ओबीसी वर्ग के मतदाताओं में कई निम्न जातियां हैं जो हिंदू कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हीं ओबीसी वर्ग की जातियों में ही आपस में
बंटवारा करने के लिए, आपस में मतभेद पैदा करने के लिए जानबूझकर पहले चंद्रशेखर ने, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन रामचरितमानस की उन पंक्तियों को अपना हथियार बनाने की कोशिश की है। उन पंक्तियों का जो वे भावार्थ निकाल रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, वे अपने हिसाब से उनका अर्थ निकाल रहे हैं। वे ये नहीं सोच रहे कि उस समय इन पंक्तियों को किन परिस्थितियों में लिखा गया था, कौन इन पंक्तियों को बोल रहा है, उस समय की जो वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वे इन तथ्यों के बारे में सोचने के बजाय वे डायरेक्ट इन पंक्तियों का एक तरीके से गलत अर्थ निकाल कर वे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अब सूत्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, वे महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, और इस ग्रंथ के माध्यम से वे अगड़ों और पिछड़ों में एक लड़ाई करवा कर अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास वे कर रहे हैं। लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं होंगे, क्योंकि 1990 और अब 2022 चल रहा है, तो हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। लोग अपना नफ़ा नुकसान सब समझते हैं, राजनेताओं के इरादे भी समझते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोग चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले, उनके आधारभूत समस्याएं समाप्त हो। वे अब इस तरह के प्रपंच में, या चाहे वे धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वे ज़्यादा अब गौर नहीं करते। वे ये देखते हैं कि उनके इलाके में क्या काम हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। वे ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी को वोट करने से उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उन्हें ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। बशर्ते कि वे आस्था से जुड़े हुए मुद्दे को अभी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की सोच यही है कि ओबीसी वर्ग में जो अनेकों निम्न जातियां हैं, उनको आपस में लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए, और ये इनके इन प्रकरण जो वोट राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स में जाने वाले हैं, उन वोटों को खींचकर अपनी पार्टियों को लाया जाए। तो वे जानबूझकर रामचरितमानस की इन पंक्तियों को उन्होंने एक हथियार बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये जो वर्ण व्यवस्था है, पौराणिक काल में राजा महाराजाओं के समय एक तरीके से वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, और उस वर्ण व्यवस्था के माध्यम से गुरुकुल में वही लोग शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे जो उच्च जातियों के होते थे या राजा महाराजाओं के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। यानी ये उस समय की व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी हुई थी। तो इसमें तुलसीदास जी को हम कहाँ तक दोष दें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा है वो हिंदी अनुवाद है रामायण का। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी और उसका हिंदी अनुवाद तुलसीदास जी ने किया था। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 1990 में जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके उन्होंने जिस तरह से अगड़ों और पिछड़ों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह का प्रयास अब स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की ओर से इस तरह की बयानबाजी करके एक विवाद खड़ा करके वे दो पक्षों को रोड पर, सड़कों पर लाने का वे प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए। सिर्फ ओबीसी वर्ग में, दलित में, महादलित में जो वोटर भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख कर सकते हैं, राम मंदिर की वजह से उन मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए, उन्हें अपनी ओर लाने के लिए उन्होंने ये इस तरह का एक रास्ता निकालने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जैसे नेता अपने इन मंसूबों में कामयाब होंगे, क्योंकि आज का जो युवा है, आज का जो वोटर है, अब वो पिछले 40 साल पुराना वोटर नहीं रह गया है। वह अपना भला बुरा सब जानता है। वह ये भी जानता है कि इन मुद्दों को
क्यों उठाया गया है। हालांकि जो लोग इस समय चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जो सड़कों पर उतर रहे हैं, हो सकता है वे उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग हों, उनके कार्यकर्ता हों और उन्हीं के आशीर्वाद से अपने परिवार का पेट पाल रहे हों, तो वो निश्चित रूप से उनका झंडा लेकर सड़कों पर तो आएंगे ही। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि उनका ये जो हथियार है, जिस तरह की वे रामचरितमानस को एक तरीके से उनकी महत्ता पर वे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनावों में उनके लिए कारगर साबित होगा। हो सकता है उल्टा उनके लिए ये घातक भी बन जाए, क्योंकि ये फैक्ट है कि रामायण के जो पाठ होते हैं वे निम्न जातियों के लोग ज़्यादा अपने घरों में करवाते आए हैं, अब से नहीं बल्कि कई सालों से। अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होता है तो वे किसी पंडित को बुलाता है और बाकायदा हाथ जोड़कर बैठता है और रामायण के पाठ करवाता है, सुनता है पूरे परिवार के साथ। भले ही वे रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ वे नहीं समझे, लेकिन सामने भगवान प्रभु को, भगवान माता सीता को, हनुमान जी को जब वो तस्वीर सामने रखकर वे अपने यहाँ परिवार में रामचरितमानस का या रामायण का जो पाठ करवाते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। ये अब से नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह की परिपाटी चली आ रही है। और चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे, कभी बसपा के नेता हुआ करते थे, उनके पूर्वजों ने भी अपने यहाँ रामायण के पाठ करवाए होंगे। उन्हें इस बात की जानकारी शायद नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ही इस तरह से जो सवाल खड़े किए हैं, एक धार्मिक आस्था जो करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है, जो आस्था की जो ऐतिहासिक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसकी घर घर में पूजा की जाती है, आप उसी पर इस तरह का सवाल खड़े करते हैं, उसी की महत्ता पर आप सवाल खड़े करते हैं, तो आपको इस बात का करारा जवाब आने वाले चुनावों में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप रामायण की महत्ता पर, रामायण की आस्था को जिस तरह से आपने खिलौना बनाने का प्रयास किया, जिस तरह से आपने अपमानित करने का प्रयास किया, इसको निम्न जातियों के लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। और ये तय है कि भले ही आप अगड़ों और पिछड़ों में लड़ाकर ओबीसी वोट बैंक पर या दलित पर या महादलित वर्ग वोट बैंक पर आप एक तरीके से ज़्यादा उन्हें कब्जा करने का प्रयास कर रहे हों रामचरितमानस की इन पंक्तियों को आधार बनाकर, लेकिन आप ज़्यादा सफल होने वाले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों।